कंटिन्यू आवर चैप्टर 10। अभी हम अपने चैप्टर 10 को ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। तो उसकी एक एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं और हाँ, आप भी एक एक लाइन को ही लर्न कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 का नाम क्या है? वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसमें हमने पढ़ लिया था कि सामान्य परिसंचरण किस तरीके से महासागरों को प्रभावित करता है तथा वृहद पैमाने पे जो पवनें चलती हैं वो धीमी या उनकी अधिक गति महासागर की धाराओं को किस तरीके से प्रभावित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करती है तथा ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पे थोड़े से कम ही होते हैं। यानी अगर छोटा क्षेत्र हो तो उस पर प्रभाव अधिक होता है, लेकिन अगर विस्तृत क्षेत्र हो तो उस पर जो प्रभाव है वो धीमे होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मौसमी पवनें। मौसमी पवनें का मतलब क्या होता है, आप इस वर्ड से क्या समझ पा रहे हैं? यानी कि मौसम में चलने वाली पवनें, जैसे एकदम देखा जाए एकदम जून के महीने में जब बहुत गर्मी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि लू चल रही है बाहर, कहते हैं ना। वसंत में क्या कहेंगे? अच्छी हवा चल रही है। पतझड़ है, ठीक है, पतझड़ में वाली हवा चल रही है। ठंडी में एकदम सर्द हवाएं चल रही हैं। अक्टूबर में धीमी धीमी हवा चल रही है। बारिश के मौसमों में अलग टाइप की हवा चल रही है। ठीक है, तो पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में आने वाले जो बदलाव हैं, इन्हीं बदलावों से अत्यधिक तपन, पवन व वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण ही होता है। तो देखिए, इसमें बताया है कि विभिन्न मौसमों में जो भी पवनों के प्रवाह में परिवर्तन आता है, यह बदलाव अत्यधिक तापन व पवन व वायुदाब पट्टियों के विस्थापन के कारण ही होता है। ऐसे विस्थापन का संबंध सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में मॉनसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पे प्रभाव, देखिए इस पे एक आर्टिकल टाइप्स दिया हुआ है इसमें बॉक्स में करके, तो हम उसे पढ़ते हैं। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में जो प्रशांत महासागर है उसका गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों की संयुक्त घटना को ENSO यानी ENSO के नाम से भी जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहद मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर यदि भारी वर्षा हो तो ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी में इनका प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से सामान्य परिसंचरण जो है उसका कहीं ना कहीं वायुमंडल और सामान्य महासागर आदि पे प्रभाव होता है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि और देशों में किस तरीके का मौसम बना रहेगा। ये कैसे पता लगाते हैं? देखिए, जो प्रशांत महासागर है उसका गर्म या ठंडा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी जो जलधाराएं हैं वो गर्म है तो अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित हो जाएंगी और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेंगी। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति को एल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल नीनो घटना कहते हैं। और ये एल नीनो
घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब परिवर्तन से काफ़ी गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायु दाब में जो ये परिवर्तन होता है ना, उसे परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। इन दोनों यानी कि दक्षिणी दोलव या फिर एल नीनो भी कह सकते हैं, इस बदलाव के कारण ये जो संयुक्त घटना होती है इसे ENSO के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। विश्व में वृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। अगर इनका जो प्रभाव है वो अधिक हो तो इससे पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में ये होगा, जैसे कि भारत में अकालग्रस्त होंगे तथा ऑस्ट्रेलिया में भी, चीन आदि में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, अतः मॉनसून के विषय में विस्तार पूर्वक भारत भौतिक पर्यावरण जो भौतिक पर्यावरण की पुस्तक है, इससे पहले जो बुक हमने पढ़ी थी उसके कुछ चीज़ों से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास में बहुत सी स्थानीय पवनें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। स्थान की पवनें हैं, यदि भूतल गर्म है या ठंडा है, यानी मौसम पे डिपेंड करता है ना। अगर जून का महीना है या मान लीजिए मार्च अप्रैल का महीना है तो हवाएं तो बहुत ही कम चलेंगी और एकदम कड़ी धूप होगी। लेकिन यदि जुलाई का महीना आ जाएगा, बारिश का मौसम, तो हवाएं थोड़ी सी तेज़ चलने लगेगी, उनकी जो गति है वो बढ़ जाएगी और हवाएं ठंडी हो जाएंगी। स्थल व समुद्र समीर, ठीक है, जैसा कि पहले से वर्णित है कि ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार स्थल पे ऊष्मा का अवशोषण और स्थानांतरण होता है, ज़रूरी नहीं है कि समुद्र में भी उसी प्रकार की क्रियाएं हो। जैसे कि आप कोई चीज़ यदि फेंकते हैं तो वो स्थल पे तो टिक जाएगी ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, परंतु जल में बहाव के साथ बह सकती है कहीं भी और तैरेगी, टिकेगी नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से वहाँ के पवनों में भी भिन्नता पाई जाती है और दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। जो स्थल है वहाँ देखा जाए तो समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं और काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो उनके स्थल पे जो हवाएं हैं ना वो काफ़ी कम उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। लेकिन समुद्र में कौन सा क्षेत्र बनता है? उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इसकी ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। जब कभी स्थल पर जो दाब प्रवणता है वो उत्पन्न हो तो जो पवनें हैं ये समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं। रात्रि में इसकी एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती हैं। पवनें व घाटी पवनें, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में जो ढाल है वो गर्म हो जाती है और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी में बहती है। तो इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल जो है वो ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही यानी कालबैटिक पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं।
क्या बताया गया है इसमें? पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर। ठीक है, पवन की ओर जिनका मुख हो, इस प्रकार के जो ढाल हैं पर्वत श्रेणी में एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों से नीचे उतरती हैं तो ये शुष्क पवनें रुदूष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ को पिघलाने का क्षमता रखती हैं। वायु राशियाँ किसे कहते हैं? जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग भी हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु वायु राशि कहलाती है। इसका मतलब क्या है? यदि कोई जो वायु है वो एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक यानी पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो वो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। और यह तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली इस वायु को हम वायु राशि कहते हैं। इसे यूं ही परिभाषित किया जाता है तथा वायु का यह वृहत भाग जिसे तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं, वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियाँ बनती हैं उन्हें ही वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।